बची कुची रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का शेख अब्दुल्ला को वज़ीर आज़म 1948 में बना दिया गया। उसने 10,000 अफराद पर मुश्तमल जम्मू कश्मीर मिलिशिया इस उम्मीद पर बनाई थी कि जब हिंदुस्तानी फोर्सेस रियासत छोड़कर वापस जाएंगी तो मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के पास एक मुनज़्ज़म किस्म की फ़ौज होगी। मुनज़्ज़म फ़ोर्स की ख्वाहिश का इजहार शेख अब्दुल्ला ने सरदार पटेल से भी किया था, जो उसकी 1953 में शेख की गिरफ्तारी का बाइस भी बनी। जम्मू कश्मीर मिलिशिया के ज़्यादातर मुस्लिम रज़ाकारों को या तो गिरफ्तार कर लिया गया था या नौकरी से फारिग कर दिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा में शेख अब्दुल्ला ने खिताब करते हुए ये कहा कि जब कबायली हमारी सरजमीन पर उतरे तो उन्होंने हज़ारों ज़्यादातर सिख, ईसाई और जिनमें मुसलमान भी शामिल थी ख़वातीन और बच्चियाँ अगवा की और इस दौरान उन्हें मार भी दिया गया। उन्होंने हमारी जायदाद को भी लूट लिया। ये लोग हमारे गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर तक पहुंच गए थे, जबकि महाराजा आधी रात को अपने दरबारियों के हमरा श्रीनगर से भाग गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि सिविल इंतज़ामिया, पुलिस और फौज नाकाम हो गए। इस बहरान की घड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने 10,000 रज़ाकारान जो कि मिलिशिया फोर्स थी उसके हमरा सामने आई। 1951 में रियासत जम्मू कश्मीर की असम्बली के इंतखाबात करवाए गए। इन इंतखाबात पर पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में एतराज़ उठाया और ये कहा कि कहीं हिंदुस्तान इस असम्बली की आड़ में हिंदुस्तान से इल्हाक की करारदाद ही मंजूर न करवा ले। शेख अब्दुल्ला ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन की असम्बली से तस्दीक भी करवा ली थी। इस तरह पाकिस्तान का खदशा दुरुस्त साबित हुआ। इन इंतखाबात का अमल इंतहाई मुतनाज़ रहा क्योंकि इख्तियारात शेख अब्दुल्ला के पास थे। इंतखाबात सितंबर अक्टूबर और 1951 में हुए। 100 नशिस्तों पर इंतखाबात होने थे। इनमें से 25 आज़ाद कश्मीर के लिए मुख्तस की गई थीं। कश्मीर में 43 नशिस्तें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सारी की सारी जीत ली। जम्मू में 13 नशिस्तों पर प्रजा परिषद के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। 31 अक्टूबर 1951 को मुंतखब होने वाली असम्बली की कुल तादाद 75 थी, जिसमें सारी की सारी नशिस्तें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने समेट ली थीं। प्रजा परिषद ने इंतखाबात में होने वाली धांधली के खिलाफ प्रजा परिषद ने एहतजाज शुरू कर दिया। जम्मू में उनके हक में मुजाहरे होने लगे। इसके अलावा दिल्ली में भी उनके हक में कौम परस्त जमातों ने एहतजाज किया। प्रजा परिषद का मुतालबा था कि रियासत का मुकम्मल इलाक़ा हिंदुस्तान से कर दिया जाए ताकि अवाम को जमहूरी हकूक़ हासिल हो सकें। 1953 में शेख अब्दुल्ला ने एक करारदाद अपनी काबीना में पेश की। 5 रुकनी काबीना में से 3 ने मुखालफत की और 2 ने उसकी हमायत की। 1953 में शेख अब्दुल्ला ने अपनी काबीना में एक करारदाद पेश की जिसे 5 रुकनी काबीना में से 3 ने मुस्तरद कर दिया और 2 ने उसकी हिमायत की। इस पर करण सिंह जो महाराजा हरि सिंह का बेटा भी था और मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर का सदर भी था, उसने शेख अब्दुल्ला को वज़ारत उज़्मा से ये कहकर फारिग कर दिया कि शेख अब्दुल्ला काबीना में अपनी हिमायत खो बैठा है। शेख अब्दुल्ला को असम्बली के फ्लोर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करने का मौका नहीं दिया गया। शेख अब्दुल्ला को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद उसके नायब मिर्ज़ा अफजल बेग ने प्लेबिसाइट फ्रंट के नाम से एक जमात बनाई जिसका मुतालबा था कि रियासत जम्मू कश्मीर में फिल फौर रायशुमारी करवाई जाए और शेख अब्दुल्ला को गैर मशरूत रिहा किया जाए। शेख अब्दुल्ला को थोड़े अरसे के लिए रिहा किया गया मगर फिर उसे गिरफ्तार कर दिया गया। 1958 में शेख अब्दुल्ला पर कश्मीर साजिश केस बनाया गया। इस केस में शेख अब्दुल्ला पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर रियासत जम्मू कश्मीर को खुद मुख्तार बनाना चाहता है और इसके लिए उसने बड़े पैमाने पर प्लानिंग की हुई है। इस प्लानिंग के तहत स्कूल, मसाजिद, मंदिर, गुरुद्वारे इनको निशाना बनाया जाना था ताकि मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में फसादात भड़क उठें और हिंदुस्तान की फोर्सेस उसके सामने बेबस हो जाएं। सबूत के तौर पर शेख अब्दुल्ला को खुफिया टेप्स, तकारीर और मखदूब भी दिखाई गई और यह सारा काम शेख अब्दुल्ला के खिलाफ उसके गहरे दोस्त एक वक्त में नेहरू ने किए थे। शेख अब्दुल्ला को शदीद धचका लगा कि उसका एक वक्त का ऐसा गहरा दोस्त भी उसके खिलाफ इस हद तक जा सकता है।
1964 میں نہرو نے شیخ عبداللہ سے سارے الزامات واپس لے لیے اور اسے رہا کر دیا۔ شیخ عبداللہ نے ایک بار پھر صلح کر لی۔ نہرو نے شیخ عبداللہ کو مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے پاکستان روانہ کیا۔ پاکستان کے دورے پر جب شیخ عبداللہ آیا تو اس کا بھرپور استقبال کیا گیا اور ایوب خان نے اس سے طویل مذاکرات بھی کیے۔ 27 مئی 1964 کو شیخ عبداللہ جب مظفر آباد پہنچا تو اسے نہرو کی وفات کی خبر ملی۔ مظفر آباد میں شیخ عبداللہ نے ایک جلسے سے بھی خطاب کیا اور جب واپس دہلی کے لیے روانہ ہونے لگا تو شیخ عبداللہ نے صدر ایوب خان سے کہا کہ اس کے ہمراہ ذوالفقار علی بھٹو کو روانہ کیا جائے تاکہ وہ آخری رسومات میں شرکت کر سکے۔ نہرو کی وفات کے بعد ہندوستانی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے دوبارہ شیخ عبداللہ کو قید میں ڈال دیا۔ یہ قید 1965 سے لے کر 1968 تک چلی، جو اندرا گاندھی کے دور میں بھی جاری رہی۔ اندرا گاندھی نے محاذ رائے شماری کو بھی بین کر دیا کیونکہ وہ شیخ عبداللہ کی حمایت کرتی تھی۔ 1971-72 میں شیخ عبداللہ کو کشمیر سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اس دوران 1971 کی جنگ بھی ہوئی جس میں پاکستان ٹوٹ گیا اور جو مشرقی پاکستان تھا وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ شیخ عبداللہ نے اندرا گاندھی سے غیر مشروط مذاکرات شروع کر دیے۔ اندرا گاندھی اور شیخ عبداللہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کو اندرا عبداللہ ایکارڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ساری شرائط شیخ عبداللہ نے ہندوستان کی مانی اور اس نے ہندوستان کے ساتھ رہ کر کام کرنے کو ترجیح دی۔ قوم پرست کشمیری رہنماؤں نے شیخ عبداللہ کے اندرا گاندھی کے ساتھ معاہدے کو غداری سے تعبیر کیا۔ اس طرح انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ شیخ عبداللہ اپنی وفات تک 1982 تک مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کا وزیر اعلیٰ رہا اور 1982 میں ہی وفات پا گیا۔